नमस्कार। 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। 2024 के इलेक्शन को लेकर तस्वीर धीरे धीरे ये साफ हो रही है कि कौन सी पार्टी कौन सा एजेंडा लेकर आगे बढ़ रही है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं आज के 24 की खबर की कि प्रचार की धार कितनी तेज हो गई है। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर कभी भी घोषणा हो सकती है। आप ये भी जानते हैं कि ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और रीजनल पार्टियां भी अपने स्तर पर पार्टियों को चुनौती देने का प्रयास कर रही हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कमान संभाले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से विपक्षी दलों को निशाने पर लिया और 400 पार का बड़ा दावा कर दिया। 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है, ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। तो आपने खुद सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ तौर पर एक बार फिर से ये नारा दे दिया गया कि अब की बार मोदी की गारंटी पर 400 पार होने वाला है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना चुनावी प्रचार लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और ये चुनावी रथ लेकर झारखंड भी पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी ने पहले जबरदस्त तरीके से रोड शो किया तो वहीं झारखंड को करोड़ों रुपए की बड़ी सौगात भी दी है। साथियों, इंडी गठबंधन की सरकार विकास विरोधी है, जनता विरोधी है। ये लोग जनता का हक छीनकर सरकार में मौज करने के सिवाय उनके पास कोई विजन नहीं है। जबकि मोदी की कोशिश है कि आपका अधिकार सीधे सीधा आपको मिले। आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज होता है तो सीधा पैसा अस्पताल को पहुंच जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पहुंचकर यहां भी कई तरह के निशाने साधे अपने विरोधियों पर। उनकी मुलाकात शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ पहले से प्रस्तावित थी और इससे पहले उन्होंने बंगाल की धरती पर पहुंचते ही सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और संदेश खाली केस का भी जिक्र किया। आज बंगाल की जनता यहाँ के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? अरे शर्म आनी चाहिए। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मुझे सबसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है और इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार पर किसानों को लेकर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि गणित बहुत आसान है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, चुनाव आया, काले कानून वापस ले लिए गए, किसान को खुश करने के लिए चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया। गणित बहुत आसान है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि वोट कब डालेंगे। जिस किसान के ऊपर 3 काले कानून आ रहे थे, चुनाव आया, काले कानून वापस ले लिए। किसान को खुश करने के लिए किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी था और इस पर आप जानते हैं कि बयानबाजी भी खूब हो रही थी। सियासत किस तरह से आगे बढ़ रही है, यह भी उदाहरण आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सियासत पर जवाब मंच से भी दिया है। किसानों के लिए किए गए सरकार के काम के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया और वहीं किसानों को आधार बनाकर सियासी लड़ाई लड़ रहे विपक्ष को भी करारा जवाब दिया। किसान सम्मान निधि
सीधे मेरे किसानों के बैंक खाते में पहुंच जाते हैं। एससी एसटी समाज के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई मलाई खाने वाला नहीं, सीधे सबके बैंक खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। मनरेगा की मजदूरी सीधी बैंक खाते में आती है। गैस सिलेंडर की सब्सिडी सीधी बैंक खाते में आती है। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में हर सीट पर बीजेपी की ओर से मंथन लगातार किया जा रहा है और इसी बीच फतेहाबाद में बीजेपी लोकसभा पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाकर ये बताने का प्रयास कर रही थी कि उनकी तैयारी किस स्तर की हो रही है और इसकी अध्यक्षता पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह की तरफ से की गई है। और बैठक में सांसद सुनीता दुग्गल, बीजेपी के नेता अशोक तंवर के अलावा बाकी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मैं क्या, सारा देश ये कह रहा है कि 370 पार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार। ये मेरे अकेले कहने से नहीं, हरियाणा और देश की जनता कह रही है कि हरियाणा में 10 की 10 दोबारा से लोकसभा सीटें आएंगी। पिछली बार भी हमारी 10 सीटें थी, आने वाले 2024 के चुनाव में भी हम सभी सीटें जीतेंगे और देश में पूर्ण बहुमत से और अच्छे बहुमत से और 370 भारतीय जनता पार्टी पार करेगी। आपने सुना किस तरह से राव नरबीर ने भी अपनी ओर से अपनी तैयारी को बताया, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है, जवाब जनता को देना है। हरियाणा में बीजेपी जहां धुआंधार चुनावी प्रचार करने में जुटी है, तो वहीं जीत का दावा लगातार नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। इस बीच कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर की तरफ से एक बार फिर से हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का बड़ा दावा किया गया है। उनकी तरफ से धारा 370 का भी जिक्र किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह तैयार है, इस बात के भी संकेत पहले से ही नेता देते आ रहे हैं, लेकिन अब जो तैयारी है वो दिख भी रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई, जनता उन्हें 370 सीटों का आशीर्वाद देगी और वहीं एनडीए सरकार 400 पार पर जीत दर्ज करेगी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 370 हमने समाप्त की और 370 की वजह में देश जो है 370 सीटों का ही टिक्का जो है अब की बार भारतीय जनता पार्टी करेगा, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें जीतेगी और जो एनडीए है वो 400 पार। धारा 370 आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मुद्दा अब बीजेपी इसे लोकसभा चुनाव में भुनाने जा रही है, मनाने जा रही है, लेकिन जवाब विपक्ष के पास क्या होगा, विपक्ष की प्रतिक्रिया देखने वाली बात है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। ये एनडीए में शामिल तो हो गए, लेकिन जेजेपी को सीट लोकसभा की मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सवाल आज भी पूछा जाता है। ऐसे में बीजेपी की ओर से जहां दिल्ली में उम्मीदवारों पर मंथन किया गया, तो वहीं जेजेपी भी सभी लोकसभा चुनाव पर तैयारी में जुटी हुई है। इसी बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर की तरफ से जब इस पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बीजेपी को लेकर भी अपनी बात कही और जेजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन होगा, इस बात के संकेत दिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि इसका फैसला वैसे तो केंद्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन जो संकेत मिल पा रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि एनडीए में शामिल होकर जेजेपी अपनी ओर से सकारात्मक रुख अपनाए हुए है। देखिए, इसका फैसला मैं तो नहीं कुछ भी कह सकता कि मिलके लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो हाईकमान ने फैसला करना, लेकिन अभी तक हमारा कोई समझौता नहीं है। चुनाव लड़ने का कोई समझौता नहीं है। जिम्मेदारी यही है कि एक शॉर्ट लिस्ट करके हम यहाँ से केंद्र को भेज देते हैं। जैसा कि हमने कहा कि हरियाणा में जेजेपी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं जेजेपी की ओर से पहले भी कई बार जहां पर यह कहा गया है कि हरियाणा में चुनाव गठबंधन पर लड़ा जाएगा या फिर नहीं, इसका फैसला एनडीए की मीटिंग में ही होने वाला है। लेकिन जेजेपी की ओर से लोकसभा की सभी 10 की 10 सीटों पर तैयारी की जा रही है। ऐसा ही बयान एक बार फिर से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में गठबंधन पर चुनाव लड़ने का फैसला एनडीए की मीटिंग में ही होगा। गठबंधन से लड़ा जाएगा चुनाव, बड़ी आज ये फैसला तो एनडीए में होगा, तो ना तो मैं कह सकता ना कोई और कह सकता। एनडीए की बैठक होगी, उसके बाद निर्णय होगा। गठबंधन से लड़ा जाएगा चुनाव, बड़ी आज ये फैसला तो एनडीए में होगा, तो ना तो मैं कह सकता ना कोई और कह सकता। एनडीए की बैठक होगी, उसके बाद निर्णय। अब आप खुद ये समझिए कि हम सवाल का जवाब भी कैसे दें जब नेता अपनी तरफ से ये साफ नहीं कर पा रहे कि वो एक साथ चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। एनडीए की बैठक में क्या होगा, इस पर भी नजर बनी हुई है। और वहीं सिरसा में कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर जमकर भड़ास निकाली, साथ ही आने वाले वक्त के चुनाव को लेकर कांग्रेस की पूरी तैयारी होने का दावा भी किया गया। उन्होंने कहा कि
आज प्रदेश बेरोजगारी और अपराध में नंबर 1 है। ऐसे में जनता का विश्वास सरकार से उठ गया है। तो वहीं उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का एक बार फिर से बड़ा दावा किया। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर पूर्णतः तैयार है और हरियाणा के लोग भी तैयार हैं। 10 साल की जो भाजपा की प्रदेश सरकार है, उस प्रदेश सरकार के कार्यकाल में और केंद्र में भाजपा के कार्यकाल में हरियाणा जो देश में विकास में सबसे आगे था, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में, अपराध में, नशे में, किसान मजदूर पे अत्याचार में देश में नंबर 1 पे पहुंच गया है। हर वर्ग निराश है और हरियाणा में परिवर्तन तय है। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन एक सीट को लेकर हुआ है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सुशील गुप्ता आने वाले वक्त में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब ऐसे में पार्टी के प्रत्याशी का ऐलान तो हो गया, लेकिन तैयारी कैसे, सुशील गुप्ता खुद अपनी जुबानी भी बता रहे हैं। चुनाव प्रचार उनका चल रहा है और जीत का दावा खुद भी कर रहे हैं। इसी बीच सुशील गुप्ता ने एक बार फिर से जीत का दावा करते हुए मौजूदा सरकार पर जुबानी हमला बोला। युद्ध शुरू हो चुका है। 2024 का जो युद्ध है, युग परिवर्तन की शुरुआत यहां से होगी। भारतीय जनता पार्टी का युग परिवर्तन होगा। हरियाणा प्रदेश किसान बहुल प्रदेश है और जिस प्रकार से किसानों के ऊपर तानाशाही रवैया, गोली, डंडा, लाठी, आंसू गैस की भाषा भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। किसान परेशान है। प्रधानमंत्री जी को अपना वायदा याद कराना चाहता है। किसान प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए दिल्ली जाना चाहता है, परंतु मनोहर लाल खट्टर जी ने एक और जहां हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब की बात करें तो यहां पर थोड़ी सी राजनीतिक तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। बजट सत्र की शुरुआत हुई थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायक आमने सामने हो गए। राजनीतिक घमासान ऐसा चढ़ा कि बजट सत्र के पहले दिन जब पंजाब के गवर्नर ने सदन में अभिभाषण पढ़ा तो कांग्रेस ने सवाल उठाए, जिस पर आम आदमी पार्टी ने इस कदर नाराजगी जाहिर की कि इसे कांग्रेस को लेकर यह कहा गया कि लोकतंत्र की तौहीन कांग्रेस कर रही है। गवर्नर साहब दा भाषण आ गवर्नर साहब दा भाषण आ इस गवर्नर साहब दे भाषण दे कल्ले पेज दे अंदर एक पेज दे अंदर पंजाब सरकार ने की प्राप्तियां कीतियां लिखियां नहीं। आज वो भाषण सुन दे, आज वो बैठ के सुन दे, जदों 4 तरीक नूं डिबेट दा समागा तो सानू जवाब देंदे, सार्थक बहस करदे। असीं उन्हां दी बहस सुन के मानयोग गवर्नर साहब दिल्ली में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी तनाव काफी बढ़ गया है। एक और जहां ईडी की चर्चा है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार ईडी के नोटिस को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जितनी मर्जी कोशिश करे, अरविंद केजरीवाल रुकने वाले नहीं है। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। इस दौरान उन्होंने जहां ये बताया कि पिछले 1 साल में दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, तो वहीं उन्होंने अपनी ही सरकार की जमकर तारीफ भी की। 1 साल में दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। ये इकोनॉमिक सर्वे ये दिखा रहा है कि दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ा है। ये इकोनॉमिक सर्वे ये दिखा रहा है कि लगातार हर साल की तरह दिल्ली सरकार का, केजरीवाल सरकार का बजट मुनाफे में रहा है। फिस्कल सर हरियाणा में सियासी पारा काफी हाई है और ऐसे में अब विधायक भी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। हरियाणा में अब रादौर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से कांग्रेस के विधायक बिशन लाल सैनी ने बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला और कई मुद्दों को लेकर सवाल सरकार पर उठाए। निकल के 4 सालों में तो किसी को पूछा नहीं है। 4 साल में तो ये सोचते रहे कि भाई मैं यहाँ से लड़ूं, पता नहीं ना लड़ूं, वहाँ से लड़ूं, पता नहीं यहाँ से लड़ूं, इसी असमंजस में रहे। और अब जब ये हो सकता है कि ऊपर से इशारा हुआ हो कि भाई रादौर से लड़ोगे, तो अब जनता के बीच में जाना शुरू किया है। और हम लगातार जब से MLA बने थे और ऊपर बीजेपी की सरकार बन गई थी, हरियाणा में भी सरकार बन गई थी बीजेपी की, तभी से लगे हुए हैं, चाहे ज़्यादा चाहे कम। पूरा प्रयत्न किया हमने काम करवाने के लिए, जितना पैसा मिला पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसा
भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को एक और जोरदार झटका दे दिया है। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आरजेडी के एक और विधायक अलग होकर बीजेपी में चले गए हैं। दरअसल इस विधायक ने आरजेडी का दामन छोड़ने का एक तरह से ऐलान कर दिया है। इनका नाम भरत बिंद है, जिन्होंने पाला बदल लिया। आने का मुझे अपना इच्छा है, आए हैं। क्या राहुल गांधी की नीतियां जो है वो सही नहीं लगी क्या? आरजेडी में क्या लगता है तेजस्वी यादव क्या लग रहा है, ठीक से नहीं चला पा रहा है? नहीं अपना सब लोग है, ठीक चला रहा है। धीरे धीरे आपके पास अच्छा लगा होगा तभी तो इधर आए होंगे ना। ठीक है, अपनी नीति है, हम अपना इसमें विश्वास रखते हैं। आगे आने का मुझे अपना इच्छा है, आए हैं। क्या राहुल गांधी की नीतियां जो है वो सही नहीं लगी क्या? आरजेडी में क्या लगता है तेजस्वी यादव क्या लग रहा है, ठीक से नहीं चला पा रहा है? हिमाचल का राजनीतिक घटनाक्रम आप जानते हैं। हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायकों का साथ किसके साथ होने वाला है, ये अभी तक तय नहीं है। एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। केंद्रीय ऑब्जर्वर शिमला पहुंचे और उसके बाद उन्होंने सरकार पर मंडरा रहे खतरे को कम किया और ये भी दावा किया कि ये खतरा खत्म ही हो गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि कांग्रेस के उन विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई जो हुई है वो वापस होगी और उन्हें मनाने का काम क्या बड़े स्तर पर किया जाएगा, जिन्होंने पार्टी के साथ बगावत की है। चंडीगढ़ में डेरा डाला हुआ उन्हीं विधायकों ने कांग्रेस के सभी 6 बागी विधायक चंडीगढ़ के ललित होटल में ठहरे हुए थे, जहां पर शुक्रवार को उनसे हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह मिलने के लिए आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। काफी देर तक विधायकों के साथ उन्होंने मीटिंग की और उसके बाद विक्रमादित्य सिंह वहां से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। जब खबरें अभी तक ने कांग्रेस के बागी विधायक राजेंद्र राणा से बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ विधायक असहज महसूस कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री की मुखालफत के लिए सब कुछ किया गया? हिमाचल में कांग्रेस के केंद्रीय ऑब्जर्वर ने गुरुवार को ही सब कुछ ठीक ठाक कर दिया था। इसके बाद प्रतिभा सिंह की तरफ से भी बयान सामने आया और कुछ हद तक नाराजगी दूर होती हुई नजर भी आई। लेकिन अभी भी प्रतिभा सिंह की जो नाराजगी है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि उनके तल्ख देवर अभी भी कायम है। तो उनको आशा थी कि हमारी जो उम्मीदें हैं, हम कितने सालों से संजोए हुए हैं, उस पर सरकार एक्शन ले, हमारी जो नाराजगी है छोटी मोटी उसको दूर करे। और सभी जो विधायकगण थे उनकी ये इच्छा थी कि जैसे मान लिया किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई चाहता है कि हमारे को नौकरी मिले, कोई चाहता है हमारी ट्रांसफर्स हो, कोई चाहता है हमारे को छोटे मोटे काम मिले। कुछ छोटे मोटे इश्यूज थे जिसको लेकर वो बार बार मुख्यमंत्री के पास जा रहे थे। मुख्यमंत्री ने ज्यादा उसका हिमाचल में राजनीतिक तौर पर यह कहा जा सकता है कि पिक्चर अभी बाकी है। 3 दिन तक चले सियासी ड्रामे के बाद अब क्या आगे होने वाला है, ये सवाल पूछा रहा है। क्या इस ड्रामे का अंत हो गया है? ना जवाब है। गुरुवार को इसका अंत जरूर हुआ था, लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। ट्विस्ट अभी भी बढ़ता जा रहा है। प्रतिभा सिंह के अलग अलग बयान बार बार उनकी नाराजगी को दिखा रहे हैं। इसी बीच अब प्रतिभा सिंह ने आलाकमान से बातचीत करने तक की बात कह दी है। अभी बात करने दो, लेट्स सी, वी हैव टू टॉक, वी हैव टू इधर मीट सोनिया गांधी जी और वील मीट खड़गे जी या राहुल या प्रियंका जी, जिससे भी बात करनी होगी हम जाएंगे अपनी बात रखने। क्या वो फैसला करते हैं, क्या वो हमारे को आदेश देते हैं, फिर अगला स्टेप हमारा उसी के मुताबिक होगा। नहीं देखिए, अभी तक तो हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही वो भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि हम अगली सरकार का गठन हम ही करेंगे, ऐसा उम्मीद। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागी विधायकों पर जमकर सियासी प्रहार भी किया और जुबानी प्रहार भी किया। सोलन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह तक कह दिया कि जो लोग पार्टी के निशान पर चुनाव लड़कर आए वो पार्टी को भूलकर उससे गद्दारी कर रहे हैं। जो लोग सत्ता के प्रलोभन और पैसों के लालच में अपना ईमान बेच सकते हैं वो जनता की सेवा क्या करेंगे। और वहीं उन्होंने बागी विधायकों को कांग्रेस के काले नाग की संज्ञा भी दे दी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाग थे उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया और 28 तारीख को बजट पास होना था। 28 तारीख को बजट पास होना था।
27 तारीख को स्पीकर के पास जाकर उन्हें धमकाया गया। और देखिए, जिन लोगों ने, जिन काले छह नागों ने गद्दारी की, वो सड़क रास्ते से नहीं आए। हिमाचल में एक और जहां नेताओं की नाराजगी का तोड़ नहीं निकाला जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल में ऑब्जर्वर्स भेजे गए और ऑब्जर्वर्स ने अपना काम भी किया। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भी उसी ऑब्जर्वर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब सब कुछ ठीक होने का दावा किया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक है, छोटे मोटे मतभेद तो होते रहते हैं और सब मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। थोड़े मोटे वो हमने प्रयास किया, दूर हो गए, आपस में बात कराई है और अब जो है मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की सरकार रहेगी, हमने यही कहा, कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी 5 साल। थोड़े मोटे वो हमने प्रयास किया, दूर हो गए, आपस में बात कराई है और अब जो है मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की सरकार रहेगी, हमने यही कहा, कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी 5 साल। एक और जहां कांग्रेस की ओर से बागी विधायकों को मनाने की कोशिश अभी भी की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की नजर भी उन्हीं बागी विधायकों पर है। बातों ही बातों में ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह तक कह दिया कि बागी विधायकों को यह तय करना है कि उन्हें जहां बार बार जलील किया जा रहा है वहां पर रहना है या फिर नहीं रहना है। अगर वो निर्णय लेते हैं तो इस पर पार्टी चर्चा करेगी। देखिए, अगर पर बात नहीं होते हैं, बात तो यही है कि पहले तो उनको ही तय करना है कि जहां वो बार बार जलील हो रहे हैं वहां रहना है कि नहीं रहना है। अगर वहां नहीं रहना है तो उनको निर्णय करना चाहिए। जब निर्णय करेंगे उसके बाद विचार करेंगे हम लोग। अगर निर्णय करने के बाद वो ऐसी चीजों की इस तरह का प्रस्ताव आता तो हमारा पार्टी का नेतृत्व के साथ हम चर्चा करके उस पर निर्णय करेंगे। देखिए, उनने सच्ची बात कह दी। जो विधानसभा के अंदर अब की बार हुआ है उसका बहुत खराब इंप्रेशन बाहर गया है। और वहीं हिमाचल में अब बात 6 बागी विधायकों की हो रही है। उनके सदस्यता को लेकर भी सवाल थे। ऐसे में हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने यह कह दिया है कि विधानसभा के 68 सदस्यों में से 6 सदन के सदस्य नहीं रहे। वे दल बदल विरोधी कानून के दायरे में आए हैं। सभी 6 अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। अब हमारे पास 62 विधायक हैं। अभी विधानसभा में जो 68 मेंबर्स में से अब 6 मेंबर्स जो हैं वो जो है दे सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ दिस हाउस, यानी वो अब जो है इस मान्य सदन के सदस्य नहीं रहे हैं और वो जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो फैसला पिछले कल मैंने दिया है उस परिधि में आए हैं और उनकी मेंबरशिप इस मान्य सदन से समाप्त हो। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला खबरें अब तक पर लगातार जारी है। नमस्कार।